आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 12th क्लास के फिजिक्स से। और 12th क्लास में भी बेसिकली हम लोग मैग्नेटोस्टैटिक्स में बात करेंगे। उससे पहले मैं थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में देना चाहती हूँ। ठीक है, देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो आपका वॉल्यूम 1 है 12th क्लास की, वो कवर करता है। इसमें 3 पार्ट्स आते हैं बेसिकली, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटोस्टैटिक्स एंड नेक्स्ट इज EMI या मैग्नेटिक वेव्स भी बोल सकते हैं। तीनों में ही हम चार्जेस के बारे में बात करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी, मैग्नेटोस्टैटिक्स में भी, EMI में भी, तीनों में ही चार्जेस की बात करेंगे। फिर डिफरेंस आता है कि अरे फिर जब बात ही चार्ज की करनी तो इनको नाम अलग अलग क्यों दिए? तो हमने इनको नाम इसलिए अलग दिए बिकॉज चार्जेस इन तीनों में अलग अलग स्टेट में होंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज, और स्टैटिक्स जैसे हम 11th क्लास में पढ़कर आए हैं, स्टैटिक्स मीन्स रेस्ट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बेसिकली उस स्टडी का नाम है जिसमें हम लोग चार्जेस एट रेस्ट की बात करते हैं। जब चार्जेस रेस्ट में होंगे, तब जो स्टडी कहलाएगी वो क्या कहलाएगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। नेक्स्ट आता है मैग्नेटोस्टैटिक्स। इसमें भी बात तो चार्जेस की करेंगे, लेकिन मैग्नेटोस्टैटिक्स में चार्जेस मूविंग होंगी। ये तो आपको पता ही होगा, चार्ज को Q से डिनोट करते हैं ना। तो मैग्नेटोस्टैटिक्स में चार्जेस मूविंग होंगे, तो मूविंग चार्जेस के बारे में बात होगी। और मूविंग चार्जेस भी कैसे? मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। तब जो चार्जेस होंगे वो क्या होंगे? मैग्नेटोस्टैटिक्स। नेक्स्ट EMI, इसमें क्या होगा? चार्जेस मूविंग तो होंगे, बट मूविंग होने के साथ साथ वो एक्सेलरेट भी करेंगे, यानी कि उनकी वेलोसिटी विथ टाइम इंक्रीज होती जाएगी। इसमें चार्जेस मूव करेंगे विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, और इसमें चार्जेस एक्सेलरेट करेंगे, मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। और इसमें जो चार्जेस होंगे वो क्या होंगे? एक्सेलरेट करेंगे। ठीक है, अभी हम लोग मैग्नेटोस्टैटिक्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ये आपका 12th का चैप्टर है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में सबसे पहले आता है मैग्नेटिक फील्ड। आपको मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पता होना चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड से पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको मैं E.F से लिख रही हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? एक चार्ज पार्टिकल के सराउंडिंग में, या एक चार्ज पार्टिकल के अराउंड में स्पेस। लेट सपोज एक चार्ज पार्टिकल, ये आपके ना सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड से पहले हम फील्ड समझते हैं। सपोज ये कोई पर्सन है, इस पर्सन का फील्ड है ये वाला खेत, समझते हो ना? तो इस पर्सन का खेत है ये। ठीक है, अब कोई और छोटा बच्चा है, वो यहां से होता हुआ जा रहा है, यहां से होता हुआ निकल गया, इसने इसको कुछ भी नहीं कहा। क्यों? अरे इसको क्या मतलब, इसका फील्ड ये है। अगर इसके अंदर कोई आएगा तो ये इसको कुछ कह सकते, लेकिन बाहर इसका कुछ भी इफेक्ट नहीं है, तो यहाँ से चला गया। लेकिन अगर यही बच्चा इधर आता है, तो ये जो पर्सन है ये इस बच्चे को डांटेगा, मारेगा या भगाएगा, कुछ ना कुछ जरूर करेगा। कब? जब ये बच्चा इसके फील्ड में आ जाता है ना, जब ये बच्चा इसके खेत में आ जाता है। सेम इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ये बात होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कैसे बात होती है? अभी मैंने जहां पर एक पर्सन को लिया था, वहां पर अब मैं एक चार्ज को ले रही हूँ। इस चार्ज के आसपास में कुछ ना कुछ इसका ऐसा एरिया होगा जहां पर इसकी चलती होगी ना, तो वो एरिया, लाइक सपोज मैंने ये वाला एरिया मान लिया। ठीक है, अब कोई नेक्स्ट चार्ज, सपोज Q0 अगर इसके एरिया के बाहर है, Q0 अगर इस चार्ज के एरिया से बाहर है, यानी कि यहाँ पर है, तो इस पर कोई भी फोर्स नहीं लगाएगा। ये Q इस Q0 पर कुछ फोर्स लगाएगा नहीं, क्योंकि ये इसके फील्ड से ही बाहर है। लेकिन जैसे ही Q0 इसके फील्ड में आ जाता है, तो इस पर फोर्स लगा सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना। तो यही क्या हो गया? इसका फील्ड। अगर आपको डेफिनेशन समझनी हो तो क्या होगी डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फील्ड की? द स्पेस अराउंड द चार्ज पार्टिकल, एक चार्ज पार्टिकल के सराउंडिंग में स्पेस जहां पर इसका इन्फ्लुएंस हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। द स्पेस अराउंड द चार्ज पार्टिकल वेयर इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी एक्सपीरियंस्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। वो स्पेस एक चार्ज पार्टिकल के सराउंडिंग में जहां पर उसका फोर्स हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, कोई नेक्स्ट चार्ज उसका फोर्स एक्सपीरियंस कर सकता है, वो क्या कहलाएगा? उसका इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड होती है।
द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट, उसमें चार्ज पार्टिकल के अराउंड में स्पेस था और मैग्नेटिक फील्ड में एक मैग्नेट के सराउंड में स्पेस है। लेट सपोज ये एक मैग्नेट है और ये आयरन फिलिंग्स है, ये आयरन का कोई सब्सटेंस है। अगर ये मैग्नेट इस आयरन से बहुत दूरी पर है तो ये ऑब्वियसली ये मैग्नेट आयरन को अट्रैक्ट नहीं करेगा, बट एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर इतने पास ही आके सपोज, तो ये क्या करेगा, ये मैग्नेट इस आयरन को अपने पास अट्रैक्ट कर लेगा, राइट। तो ये वाला जो स्पेस है, ये यहाँ से यहाँ तक, ये क्या कहलाएगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड। ये एक ऐसी क्वांटिटी है जो मेजर नहीं कर सकते हैं, बट हमको एक चीज मतलब हाइपोथेसिस है एक तरीके से, तो ये चीज समझ में आ गई, मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग बी से डिनोट करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी समझते हो जिसमें स्पेस, जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों, तो वेक्टर क्वांटिटी है। और इसके साथ साथ इसकी यूनिट क्या होगी, टेस्ला। टेस्ला इसकी ऐसा यूनिट है, हम मोस्ट की जगह टेस्ला ही यूज करते हैं, बट कई बार कन्वर्जन करना हो तो इसकी एक यूनिट गोज भी होती है, सीजीएस यूनिट, और जो कन्वर्जन होता है वो होता है 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10 to the power 4 गोज। ठीक है, एक ये हमारे पास कोई भी करंट कैरिंग वायर है, ये करंट कैरिंग वायर मैंने ली, ये क्या है, करंट कैरिंग वायर। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस वायर में करंट फ्लो हो रहा है, ये वायर न्यूट्रल है या चार्ज्ड है, बताओ। वायर कैसी है, ये न्यूट्रल, तो इसमें चार्ज कैरियर्स हैं, वायर में तो कोई चार्ज नहीं है ना, सॉरी वायर तो न्यूट्रल है ना, वायर के अंदर फ्लो हो रहे हैं चार्जेस, बट वायर तो न्यूट्रल है ना। अब तो वायर कैसी हो गई, ये न्यूट्रल वायर है। ठीक है, अगर कोई कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, कोई कंडक्टर है जिसमें चार्ज कैरियर्स फ्लो हो रहे हैं जिसकी वजह से करंट आ रहा है, तो मैं आपसे पूछूं कंडक्टर क्या है, कंडक्टर तो न्यूट्रल है, उसमें चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, राइट। तो वैसे ही ये वायर में करंट फ्लो हो रहा है, बट वायर तो न्यूट्रल है। अब इसके पास से मैंने कोई भी सपोज क्यू चार्ज रख दिया, अब आप बताओ इस पर कुछ इफेक्ट होगा, ये भी न्यूट्रल है, ये कोई चार्ज रख दिया, यहाँ पर कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ। समझने वाली बात है, न्यूट्रल वायर है, न्यूट्रल चार्ज के सराउंडिंग में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, जिसकी वजह से कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, तो चार्ज पर कोई भी फोर्स नहीं लगा। बट मैंने एक दिन क्या किया, इस चार्ज को थोड़ा सा वेलोसिटी के साथ हिला दिया, वेलोसिटी दे दी इस चार्ज को। जैसे इस चार्ज को वेलोसिटी मिली, क्या देखा मैंने कि ये चार्ज जो है वो डेविएट हो गया। मैंने तो इसको बस हल्का से ऐसे बस हल्की सी वेलोसिटी दी, क्या देखा मैंने कि इस चार्ज ने, ये चार्ज डेविएट हो गया अपने पाथ से। इससे क्या बात समझ में आई कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो ऐसा है जिसने इस चार्ज को डेविएट कर दिया। और कब डेविएट करा, जब ये चार्ज मूविंग था, रेस्ट में तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। तो मतलब इस वायर के सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड तो नहीं है, ये तो पता चल गया, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा जरूर है जिसने इस चार्ज को डेविएट कर दिया। और कब डेविएट करा, जब ये चार्ज मूविंग था। तो ये बात ऑरेस्टेड ने हमें बताई कि ये जो कुछ ना कुछ जिसकी बात मैं कर रही हूँ वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। कि जो मूविंग चार्जेस होते हैं, मूविंग करंट होता है, वो अपने सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, और वो मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ मूविंग चार्जेस पे काम करती है। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट था किसका, ऑरेस्टेड का, जिसने क्या बताया, अ करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, a current carrying wire produces magnetic field and that magnetic field applies force on the moving charge। magnetic field force apply करेगी moving charge पर, और वो magnetic field कहाँ से आएगी, वो magnetic field आएगी current carrying wire से। तो ये एक्सपेरिमेंट किसका था, ऑरेस्टेड का, कि करंट कैरिंग वायर सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं, या इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं, वो मैग्नेटिक फील्ड भी अपने सराउंडिंग में क्रिएट करेगी। तो अगर आपको बताना ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट, अगर सिंपल वन लाइन बताना हो तो सिंपल क्या होगा, अ करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड एंड दैट मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइज फोर्स ऑन द मूविंग चार्जेस। इतनी बात क्लियर हो गई कि करंट कैरिंग वायर, उसके सराउंडिंग में मैंने एक चार्ज पार्टिकल रखा, अगर वो चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है तो इसने इस पर कोई भी फोर्स नहीं लगाया, इस चार्ज पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। बट जैसे ही मैंने इस चार्ज को वेलोसिटी दी तो मैंने क्या देखा कि ये चार्ज पार्टिकल अपनी पोजीशन से डेविएट हो गया। दैट मीन्स यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा था जिसने इस मूविंग चार्ज को डेविएट कर दिया, और वो कुछ ना कुछ क्या कहलाएगा, आपका मैग्नेटिक फील्ड। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। दो पार्ट्स क्या क्या होंगे, एक तो होगा कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब मैंने तो ये तो बता दिया कि मैग्नेटिक फील्ड एक चार्ज पार्टिकल के सराउंडिंग में है, बट कितनी है कि वो कैसे पता चलेगा, तो वो हम निकालेंगे दो लॉ से, बायोट-सैवर्ट्स लॉ एंड एम्पियर-सर्क्यूटल लॉ। कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो हम किससे निकालेंगे, बायोट-सैवर्ट्स लॉ और एम्पियर-सर्क्यूटल लॉ।
ठीक है, ये हो गया हमारे पास फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट क्या होगा, हम फोर्स को कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ फोर्स। on a charged particle placed in magnetic field. फर्स्ट पार्ट क्या होगा, हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड दो लॉ से कैलकुलेट की जाएगी, बायोट-सावर्ट्स लॉ एंड एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। और सेकंड पार्ट क्या होगा, फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल, जिसको हमने मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दिया। तो हम पहले फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो कि हम कैसे निकालेंगे, बायोट-सावर्ट्स लॉ से। मुझे क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ बायोट-सावर्ट्स लॉ मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। ठीक है, क्या किया मैंने, वही एक करंट कैरिंग वायर ले ली जिसमें सपोज आई करंट फ्लो हो रहा है। अब मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, लेट सपोज एट पॉइंट पी, क्योंकि मुझे ऑरेस्टेड के एक्सपेरिमेंट से ये पता चल गया कि करंट कैरिंग वायर में मैग्नेटिक फील्ड उसके सराउंडिंग में होगी, बट कितनी होगी वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, विद द हेल्प ऑफ बायोट-सावर्ट्स लॉ, राइट। तो हमने क्या किया, करंट कैरिंग वायर ले ली जिसमें आई करंट फ्लो हो रहा है। फिर मैंने क्या देखा कि अगर मैं इस वायर से इस पॉइंट पी तक का डिस्टेंस मेजर करती हूँ तो हर पॉइंट से अलग अलग डिस्टेंस आएगा। समझ रहे हो ये बात, हर पॉइंट पे अलग अलग डिस्टेंस आएगा, तो हर पॉइंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो मैं क्या कर सकती हूँ, एक स्मॉल करंट एलिमेंट ले लेती हूँ और उसके लिए स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेती हूँ, एंड देन उस मैग्नेटिक फील्ड को इंटीग्रेट कर लेंगे ताकि कंप्लीट वायर के सराउंड में कितनी मैग्नेटिक फील्ड है वो हमें पता चल जाए। तो मैंने क्या किया, करंट की ही डायरेक्शन में, ये ध्यान रखना, करंट की ही डायरेक्शन में क्या ले लिया, एक स्मॉल करंट एलिमेंट ले लिया एंड नेम्ड इट एज डीएल। एक स्मॉल करंट एलिमेंट ले लिया इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, क्या नाम दे दिया उसको, डीएल। और यहां से मैंने एक पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर दिया, आर वेक्टर। ध्यान रखना, आर वेक्टर का हेड उस पॉइंट पर होगा जिस पॉइंट पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी, मुझे पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है ना, तो आर वेक्टर का हेड कहाँ होगा, टुवर्ड्स द पॉइंट पी। तो इस पॉइंट पी पर मैंने मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो इसलिए मैंने ये आर वेक्टर का हेड ऐसे बना दिया। अब अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्ट्स लॉ, स्मॉल करंट एलिमेंट के लिए स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड आएगी और उस मैग्नेटिक फील्ड को मैंने डी बी से डिनोट कर दिया। ठीक है, तो बायोट-सावर्ट्स लॉ ने क्या बोला कि डी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट आई, आई करंट ही फ्लो है, स्मॉल आई लिख सकते हो, dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल करंट एलिमेंट dl। ठीक है, और dl और r के बीच में मैंने एक एंगल बना दिया, उस एंगल को मैंने थीटा से डिनोट कर दिया। dl और r के बीच में, ध्यान रखना ये dl है, ये dl और dl और r के बीच में कितना एंगल है, थीटा। तो बायोट-सावर्ट्स लॉ ने क्या बोला कि dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा एंड dP is inversely proportional to r square। क्लियर हो गया इतना। तो dB जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के, dl के, साइन थीटा के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r स्क्वायर के। तो अगर इन तीनों को मैं कॉम्पैक्ट वे में करूँ तो क्या बन जाएगा मेरे पास, dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। इतनी बात क्लियर हो गई। हमको पता है जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हम हटाएंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट लगाएंगे। अब यहाँ पर वो जो कांस्टेंट है वो क्या हो जाएगा, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। आई स्मॉल भी ले सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, dB इज डायरेक्टली dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। फिर म्यू नॉट क्या होगा, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, कि कितने नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को वो सब्सटेंस परमिट कर लेता है अपने अंदर से। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे, अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लो, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई कांस्टेंट है और आई dl, आई करंट है, dl करंट एलिमेंट है विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, थीटा इज द एंगल बिटवीन dl एंड r, और r क्या है, डिस्टेंस बिटवीन dl एंड द पॉइंट p। ठीक है, तो बायोट-सावर्ट्स लॉ ने ये बता दिया, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। क्लियर हो गया इतना। अच्छा, तो अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में, अरे ये मिटाना तो नहीं चाहिए था अभी, चलो दोबारा बना देंगे। अगर इसको मैं वेक्टर फॉर्म में करती हूँ, यानी कि dB वेक्टर इज इक्वल टू आई dl r साइन थीटा अपॉन r क्यूब। अभी वेक्टर भी हटा देते हैं, मैंने r से मल्टीप्लाई और r से डिवाइड कर दिया, कुछ फर्क पड़ा नहीं पड़ा। थीटा जो था वो एंगल था, मैं वही बायोट-सावर्ट्स लॉ का डायग्राम फिर से यहाँ पर बना रही हूँ।
थीटा जो था वो क्या था, एंगल बिटवीन डीएल और आर। अगर मैं इस थीटा को 90 डिग्री लेट सपोज लेकर चलती हूँ, या थीटा को साइन थीटा को थीटा से रिप्लेस कर दो, थीटा टेंडिंग टू 90, तो आई डीएल और आर, थीटा इज द एंगल बिटवीन डीएल एंड आर, तो मैं इसको लिख सकती हूँ आई म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन में आर क्यूब। ये तो बात समझते हो, वेक्टर्स पढ़कर आए हुए 11th में। तो डीएल को डीएल इंटू आर को मैं डीएल क्रॉस आर, डीएल ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा, डीएल आर साइन थीटा, है ना, तो डीएल क्रॉस आर लिख सकती हो, है ना, इतना तो पता है ना आप लोगों को। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, है ना, तो मैंने वहीं पर ये चीज लगा दी, उसी पेज से ही करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास, वेक्टर फॉर्म हो गई किसकी, बायोट-सावर्ट्स लॉ की, और ये क्या होगी, स्केलर फॉर्म होगी किसकी, बायोट-सावर्ट्स लॉ की, ठीक है। तो आपको लर्न क्या करना है, बिल्कुल टिप्स पे ये चीज लर्न होनी चाहिए, बिकॉज इसकी हेल्प से हम लोग बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस करने वाले, प्लस बहुत सारे ऐसे डेरिवेशंस करने वाले हैं, जैसे मैग्नेटिक फील्ड होना करंट कैरिंग वायर, मैग्नेटिक फील्ड होना फाइनाइट करंट कैरिंग वायर, मैग्नेटिक फील्ड होना सर्कुलर करंट कैरिंग वायर, है ना, तो इसी की हेल्प से करेंगे। तो आपको ये चीज एकदम, इसका फॉर्मूला एकदम अच्छे से लर्न होना चाहिए। क्या होगा, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब बात आती है डायरेक्शन की, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। इस पॉइंट P पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पता चल गई है ना। अब इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, बिकॉज B क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, तो मुझे इसका मैग्नीट्यूड तो पता चल गया, डायरेक्शन भी पता होनी चाहिए। डायरेक्शन का बहुत ईजी वे, वैसे तो हम डीएल क्रॉस आर करके डीएल से आर पर जाएंगे, बट वो वाला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपके लिए। आप कैसे करोगे डायरेक्शन निकालने के लिए, पाम रूल। कैसे, डीएल की डायरेक्शन में अपने थंब को रखो, या करंट की डायरेक्शन में, करंट और डीएल सेम डायरेक्शन में है ना, तो करंट की डायरेक्शन में आपने अपने राइट हैंड के थंब को रखा, राइट हैंड पाम रूल है, ठीक है, तो राइट हैंड ही यूज करना है। करंट की डायरेक्शन में अपने थंब को रखा, और जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है उस पॉइंट पर पाम को खोल दिया। करंट की डायरेक्शन में थंब को रखा, जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है उस पॉइंट पर पाम को खोल दिया। तो कहाँ आपकी तरफ है मैग्नेटिक फील्ड, अंदर की तरफ, तो ये पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास अंदर की तरफ है। समझ में आया इतना, ये भी पता होगा ना। ये क्रॉस क्या बताता है कि जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है, करंट है, वो अंदर की तरफ जा रहा है, और डॉट क्या बताता है कि मैग्नेटिक फील्ड या फिर करंट जो भी हम ले रहे हैं वो आउटवर्ड्स आ रहा है। दिस इंप्लाइज इनवर्ड्स एंड डॉट इंप्लाइज आउटवर्ड्स। फिर से एक बार डायरेक्शन देख लो। अगर सपोज ये वही करंट कैरिंग वायर है और मुझे इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी, तो कैसे करूंगी, करंट की डायरेक्शन में थंब को ले लूंगी, करंट की डायरेक्शन में थंब को लिया और पहले इस पॉइंट पर निकाली थी, करंट की डायरेक्शन में थंब को लिया और यहाँ पर खोल दिया, क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिल गई, ठीक है। फिर से करंट की डायरेक्शन में थंब को लिया, एक सेकेंड, करंट की डायरेक्शन में थंब को लिया और फिर से मैग्नेटिक, जिस पॉइंट पर निकालनी है हमको मैग्नेटिक फील्ड, उस पॉइंट पर मैंने क्या किया, पाम को खोल दिया, करंट, फिर से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर की तरफ। इतनी बात क्लियर हो गई। और अगर यहीं पर ही करंट की ये डायरेक्शन होती, फिर से वही करंट की डायरेक्शन में किसको लिया, थंब को, और इस पॉइंट पर निकालनी है, तो ये करंट की डायरेक्शन, ये क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड्स। अगर इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड्स हो जाएगी इस पॉइंट पर। समझ में आ गया इतना, ये हो गया बायोट-सावर्ट्स लॉ, उसका प्रूफ प्लस ये उसका मैग्नीट्यूड। अब आता है बायोट-सावर्ट्स लॉ की हेल्प से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे ऑन एन इनफाइनाइट वायर। उससे पहले एक थोड़ा सा, एक छोटा सा टॉपिक और है, इसका नाम क्या है, कूलम्ब्स लॉ वर्सेस बायोट-सावर्ट्स लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बट पता होना चाहिए, कई बार 12th बोर्ड में पूछ लेते हैं। कूलम्ब्स लॉ वर्सेस बायोट-सावर्ट्स लॉ क्या है। कूलम्ब्स लॉ में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी, क्या फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, DE इज इक्वल टू DQ अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। ये निकाला था हमने फॉर्मूला, DE इज इक्वल टू DQ अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। और बायोट-सावर्ट्स लॉ में हमने अब ये भी निकाले, DB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई DL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। अब अगर मैं इन दोनों में आपसे सिमिलैरिटीज पूछूं तो आप क्या क्या सिमिलैरिटीज बता सकते हो। सिंपल है, फर्स्ट तो कि DE जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R स्क्वायर की,
dB भी आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, दैट मीन्स बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, है ना. d इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, dv इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर. फर्स्ट सिमिलैरिटी. सेकंड सिमिलैरिटी, दोनों ही लॉन्ग रेंज फील्ड्स हैं, यानी कि लॉन्ग रेंज तक हम इन्हें अप्लाई कर सकते हैं. ये दोनों सिमिलैरिटीज हो गई. और अगर डिफरेंस बताएं तो डिफरेंस क्या होगा. इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है बिकॉज ऑफ द करंट कैरिंग चार्ज पार्टिकल. इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है बिकॉज ऑफ चार्ज पार्टिकल, और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है बिकॉज ऑफ द करंट एलिमेंट. फिर से सुनो. इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है बिकॉज ऑफ चार्ज पार्टिकल, और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है बिकॉज ऑफ करंट कैरिंग एलिमेंट. सेकेंड डिफरेंस, डीई में कोई भी एंगल का कंपोनेंट नहीं है, बट डीबी में साइन का एंगल का कंपोनेंट है. डीई किसी भी एंगल पर डिपेंड नहीं कर रही, लेकिन डीबी यानी कि मैग्नेटिक फील्ड एंगल पर डिपेंड कर रही है. बहुत सिंपल है. अगर आपको फॉर्मूला पता है तो उसके अकॉर्डिंग हम सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस निकाल सकते हैं. अब आता है हमारे पास एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है मैग्नेटिक फील्ड ऑन अ फाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर. मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है हमको टू अ लॉन्ग स्ट्रेट current carrying conductor. मैग्नेटिक फील्ड हम निकालेंगे एक लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में विद द हेल्प ऑफ बायोट-सैवर्ट. देखो कैसे करेंगे, एक एक चीज को बहुत ध्यान से समझना. जो जो मैं बोलूंगी वो आपके न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम सॉल्व करने में काम आएगी. मैंने एक फाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर ले ली, ठीक है. अब इस करंट कैरिंग कंडक्टर को मैंने एक्स वाई सपोज नाम दे दिया. इस करंट कैरिंग कंडक्टर में कोई ना कोई करंट भी फ्लो हो रहा है, तो नाम ही पहले ये बोल दिया लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर. फिर से मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है इस लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की. लेट्स सपोज एट पॉइंट पी, ठीक है. इस पॉइंट पी पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है इस करंट कैरिंग एलिमेंट से. फिर से वही, इस पॉइंट पी पर अगर मुझे करंट मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो अगर मैं डिस्टेंस देखूंगी हर जगह से अलग अलग डिस्टेंस आ रहा है, तो मुझे फिर से क्या करना पड़ेगा, वही एक स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट लूंगी और उससे एक स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड निकाल के उसको इंटीग्रेट कर दूंगी. करें स्टार्ट. जब भी कोई भी फाइनाइट या इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर दी होगी, जिस पॉइंट पर आपसे मैग्नेटिक फील्ड पूछी होगी, आपका फर्स्ट काम क्या होगा, उस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो आप. ये क्या, एक परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉप कर दिया. पहला काम न्यूमेरिकल्स में भी कराऊंगी तो उसमें भी आपको सेम ऐसे ही करना है. पहला काम क्या होगा, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना. कर दिया भी, ठीक है. फिर जो भी करंट कैरिंग वायर है, ध्यान से सुनते जाना, हर एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है फॉर न्यूमेरिकल्स एज वेल एज फॉर डेरिवेशन. इस पॉइंट, इनिशियल पॉइंट ऑफ अ वायर, वहां से मैंने यहां तक पहुंच गई जिस पॉइंट पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, और उस एंगल को मैंने क्या नाम दे दिया, θ1, ठीक है. सेम इसके फाइनल पॉइंट से या इनिशियल पॉइंट, इसको मान लो जो भी है, यहां से मैंने करंट के दोनों एंड पॉइंट से दो एंगल ले लिए, θ1 और θ2. ध्यान क्या रखना है, θ1 प्लस एक्स एक्सिस में और θ2 नेगेटिव एक्स एक्सिस में. हाँ, तो इसके अकॉर्डिंगली ही आपको θ1 और θ2 चूज कर रहे हैं न्यूमेरिकल्स. तो ये समझ में आ गया, θ1 θ2, और ये मैंने सपोज डिस्टेंस मान लिया d. d क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द वायर एंड द एट द पॉइंट वेयर वी हैव टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड. अब क्या करना है, अब मैंने क्या बोला, हर जगह से अगर मैं डिस्टेंस देखूंगी तो हर जगह से डिस्टेंस अलग अलग आएगा, है ना. तो फिर से मैं क्या करूंगी, एक स्मॉल एलिमेंट ले लूंगी और फिर से उससे मैग्नेटिक फील्ड निकालूंगी, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड. तो मैंने क्या किया, y पे गई और यहां से एक dy स्मॉल एलिमेंट प्लेस कर दिया, ठीक है. y पे जाकर एक dy स्मॉल एलिमेंट प्लेस कर दिया, या फिर थीटा पे जाके d थीटा. इसको मैं डॉटेड लाइन से बना रही हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो. थीटा पे जाके d थीटा, है ना. दो तरीके से हो सकते हैं ना इंटीग्रेट, या तो y एक्सिस में ले लूँ या थीटा के टर्म्स में ले लूँ. तो अब इसी को ही मैं dy और थीटा के टर्म्स में आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ. अभी के लिए मैंने क्या लिया, एक स्मॉल करंट एलिमेंट ले लिया, एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया dy, और इस dy के रिस्पेक्ट में मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है एट पॉइंट p, है ना, क्योंकि स्मॉल एलिमेंट के रिस्पेक्ट में निकाल रही हूँ ना. फिर उसको इंटीग्रेट करके मैं कंप्लीट मैग्नेटिक फील्ड निकालूंगी. तो एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया dy, उसके रिस्पेक्ट में क्या निकाल रही हूँ मैं, मैग्नेटिक फील्ड. ये ले लिया मैंने,
स्मॉल एलिमेंट dy, ठीक है। और ये वो पॉइंट ले लिया जिस पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो गया d, है ना, और यहाँ से यहाँ तक का एंगल क्या हो गया थीटा। इतनी बात समझ में आ रही है, समझ में आ गया इतना, ठीक है। अब मैंने क्या देखा कि ठीक है मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए मैंने स्मॉल एलिमेंट ले लिया, पर डायरेक्शन तो देखो कि डायरेक्शन तो ऐसा नहीं कि हर एलिमेंट के लिए डायरेक्शन ही अलग अलग आ रही हो। फिर से क्या किया, करंट की डायरेक्शन में अपना थंब रखा, राइट हैंड थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, और मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करी। कैसे, अपने पाम को ओपन कर दी, इस पॉइंट पी पर निकाली मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या देखा अंदर की तरफ जा रही मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की ये डायरेक्शन होती है। स्मॉल एलिमेंट लिया dy, अब इस dy के रिस्पेक्ट में मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, dy की डायरेक्शन ये, मैग्नेटिक फील्ड की है, यानी कि फिर से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्स। तो यानी कि मुझे डायरेक्शन का तो कोई कंफ्यूजन नहीं, डायरेक्शन तो हमेशा इनवर्स ही आ रही है, तो मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड के रिस्पेक्ट में सोचना है और बाद में डायरेक्शन में अपने आप ही निकालूंगी, जो भी वैल्यू आएगी वो इनवर्स ही आएगी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब dy एलिमेंट के रिस्पेक्ट में मुझे पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो सबसे पहले क्या किया, dy और P के बीच में मुझे एंगल पता होना चाहिए, है ना, तो वो एंगल कैसे पता चलेगा, ये एंगल कितने 90, ये 90, ये थीटा, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। मैं एंगल क्यों कह रही हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में क्या है, मुझे बायोट-सैवर्ट्स लॉ से मैग्नेटिक फील्ड निकालनी, तभी मुझे एंगल का याद है। बायोट-सैवर्ट्स लॉ दिमाग में बिठा लो, क्योंकि बहुत सारी चीजें इससे काम आने वाली है। म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। थीटा इज द एंगल बिटवीन करंट एंड dl, है ना, थीटा क्या होगा, एंगल होगा करंट एलिमेंट, सॉरी थीटा इज द एंगल बिटवीन dl एंड r, dl और r वेक्टर के बीच में जो एंगल होगा वो थीटा होगा। ये dy है, निकालनी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर है, यानी कि ये वेक्टर कौन सा हो गया r वेक्टर, यही हो गया r वेक्टर। मैंने बताया था जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी हो उस पॉइंट के डायरेक्शन में हेड को प्लेस करेंगे, r वेक्टर का हेड इज इन द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट p, और किसके बीच में r वेक्टर था, उस करंट एलिमेंट या फिर वो करंट कैरिंग वायर और पॉइंट p में। तो अब मुझे इस dy का करंट निकालना है, इस dy के रिस्पेक्ट में मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो इस dy और p के रिस्पेक्ट में मैंने एक r वेक्टर ड्रॉप कर दिया। क्लियर हो गया इतना। अब dy और r के बीच में, जैसे dl और r के बीच में एंगल थीटा था, वैसे dy और r के बीच में क्या एंगल होगा, ये 90 माइनस थीटा समझ आता है, ये 90 है थीटा, तो ऑब्वियसली ये 90 माइनस थीटा होगा। ये कंप्लीट एंगल कितना होगा 180, है ना, ये कंप्लीट एंगल अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉप करूँ 180, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस 90 माइनस थीटा, यानी कि 90 प्लस थीटा। इतना तो सिंपल मैथ्स है, कर लोगे। 90 माइनस थीटा और ये 90 प्लस थीटा कैसे आया, तो 90 प्लस थीटा इज द एंगल बिटवीन dy एंड r। चलो थीटा का काम हो गया। अब r यू भी अगर मैं थीटा के टर्म्स में निकाल लूँ तो मेरे लिए चीजें इजी नहीं हो जाएंगी कि यहाँ पर ये तो कांस्टेंट हो गया, है ना, थीटा की मैंने वैल्यू निकाल ली है, 90 प्लस थीटा मैं थीटा पुट कर दूंगी। अगर मेरे पास ये r वेक्टर भी ऐसा कुछ हो जाए जो थीटा के टर्म्स में आ जाए, तो मेरे लिए सारी चीजें थीटा में हो जाएंगी और मेरे लिए इंटीग्रेट करना बहुत ईजी हो जाएगा। तो मैं r को अगर थीटा के टर्म्स में लिखूं तो ये देखो, ये थीटा है, ये r है, ये d है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, है ना, ये कर रखा है। तो सीकेंट थीटा कर, सीकेंट थीटा क्या होगा h बाय बी, यानी कि r बाय डी इज इक्वल टू सीकेंट थीटा, r बाय डी इज इक्वल टू सीकेंट थीटा होगा। तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी डी सीकेंट थीटा, तो मैं यही वैल्यू यहाँ पर पुट कर दूं, r इज इक्वल टू डी सीकेंट थीटा। r की वैल्यू क्या पुट कर दी मैंने डी सीकेंट थीटा। चलो आगे चलते हैं, ये मैं इरेज कर रही हूँ, इसमें वैल्यू पुट कर रही हूँ, dv इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डी एल साइन थीटा को मैं क्या लिख रही हूँ, थीटा की जगह मैं क्या प्लेस करूंगी 90 प्लस थीटा, तो साइन 90 प्लस थीटा अपॉन में r की जगह मैं क्या प्लेस करूंगी डी सीकेंट थीटा, यानी कि r स्क्वायर डी स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर थीटा। इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डी एल साइन 90 प्लस थीटा यानी कि कोस थीटा अपॉन में डी स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन में सीकेंट कोस, तो यानी कि कोस क्यूब थीटा हो जाएगा। ठीक है, बट अभी मुझे कुछ और दिख रहा है कि ये डी डी एल ये भी कुछ ना कुछ ऐसे हो जाए कि ये भी थीटा के कंपोनेंट्स में आ जाए, ताकि मैं इनको सारी चीज़ों को थीटा में करके मुझे अलग अलग नहीं करना पड़े। मतलब
यहाँ पर एक से ज़्यादा वेरिएबल आ रहे हैं, तो अगर मुझे इंटीग्रेट करना है तो एक से ज़्यादा वैल्यूज़ लेनी पड़ेंगी। तो अगर या फिर मैं ऐसा कर दूँ कि डी इनको थीटा के टर्म्स में कर दूँ या थीटा को डी या डी के टर्म्स में कर दूँ, ताकि सारी चीज़ें एक ही क्वांटिटी में आ जाए और मुझे सिर्फ एक ही बार इंटीग्रेट करना पड़े। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, मैंने फिगर देखा और मैंने क्या देखा कि ये पूरा एलिमेंट था y, है ना, मैंने y पर जाकर dy लिया था, तो जो टेंजेंट थीटा आ रहा है वो क्या आएगा, y बाई डी, है ना। टेंजेंट थीटा क्या आएगा, y बाई डी, p बाई b, है ना, टेंजेंट थीटा p बाई b। तो टेंजेंट थीटा p बाई y बाई डी, यानी कि y क्या हो गया, d टेंजेंट थीटा, है ना, यानी कि dy क्या हो जाएगा, d स्क्वायर, टेंजेंट थीटा क्या हो जाएगा, सीकेंड स्क्वायर थीटा, सॉरी, टेंजेंट थीटा d सीकेंड स्क्वायर थीटा, dy की वैल्यू क्या आ जाएगी, d सीकेंड स्क्वायर थीटा, टेंजेंट थीटा y बाई डी, दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू d टेंजेंट थीटा, dy इज इक्वल टू डिफरेंशिएट टेंजेंट थीटा का सेकंड स्क्वायर थीटा, तो dy इज इक्वल टू d सेकंड स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू को मैं यहाँ पर पुट कर देती हूँ, db इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई, सॉरी ये dl नहीं, ये dy होगा, बिकॉज मैं कौन सा एलिमेंट ले रही हूँ, dy तो ले रही हूँ ना, तो dy की वैल्यू कितनी आ रही है, d सीकेंड स्क्वायर थीटा इनटू में cos थीटा, पहले से ही है sin 90 प्लस थीटा इस cos थीटा, और नीचे क्या d स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर थीटा, यानी कि सीकेंड स्क्वायर थीटा से सीकेंड स्क्वायर थीटा कैंसिल, d से d कैंसिल, तो क्या आ गया, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई d cos थीटा, इंटीग्रेट कर दो cos थीटा को, db इज इक्वल टू, इंटीग्रेट कर दिया जाए। अब इंटीग्रेशन के लिए जैसे मैंने फिगर में बताया था, थीटा 1 ऊपर की तरफ था पॉजिटिव एक्स एक्सिस और थीटा 2 नेगेटिव एक्स एक्सिस, यानी कि थीटा 2 माइनस में लेंगे और थीटा 1 प्लस में, तो थीटा 2 से थीटा 1 की तरफ, लेकिन माइनस, क्या ध्यान रखना है, माइनस में, बस इसको अब सॉल्व कर देंगे, cos थीटा का इंटीग्रेशन sin थीटा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई डी cos थीटा, यानी कि cos थीटा का इंटीग्रेशन sin थीटा 1 माइनस sin थीटा 1 माइनस sin थीटा माइनस थीटा 2, और sin ऑफ माइनस थीटा इज माइनस sin थीटा एंड cos ऑफ माइनस थीटा इज cos थीटा, तो sin ऑफ माइनस थीटा 2 इज प्लस sin थीटा 2, माइनस बाहर आ जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगी, करंट कैरिंग वायर में म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई डी sin थीटा 1 प्लस में sin थीटा 2। ठीक है, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड ऑन अ करंट कैरिंग वायर, मैग्नेटिक फील्ड ऑन अ करंट कैरिंग वायर, V इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई डी sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2। चलो जी, अब अगर मैं आपको क्वेश्चन दूं, इसको लर्न कर लोगे पूरी तरीके से, V इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी sin थीटा 1 अपॉन sin थीटा 2, बाय और साइवर्ट्स लॉ क्या था, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डी एल sin थीटा अपॉन में r स्क्वायर। ये क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड ऑन अ करंट कैरिंग वायर। अब अगर मैं ये पूछ रही हूँ, ये कोई भी करंट कैरिंग वायर है, इस पॉइंट P पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, ये डिस्टेंस मुझे D दे रखा है, ये 30 दे रखा है और ये 60 दे रखा है, तो थीटा 1 और थीटा 2 की वैल्यू क्या होगी, D तो D होगा, थीटा 1 30 और थीटा 2 60। अब इस केस में थीटा 1 और थीटा 2 पॉजिटिव ले रहे हैं, 30 और 60, बिकॉज इस फॉर्मूले में हम पहले से ही थीटा 2 को नेगेटिव लेकर चल चुके हैं, क्यों, माइनस थीटा 2 किया था ना हमने इंटीग्रेशन के टाइम में, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन में थीटा 1 30 और थीटा 2 60 लिया। अगर मैं क्वेश्चन चेंज कर देती हूँ, ठीक है, ये तो सिंपल सा था, थीटा 1 थीटा 2 निकाल लोगे। अब वहीं से मैंने कोई करंट कैरिंग वायर ले ली, अब मैं बोल रही हूँ इस पॉइंट P पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, करंट कैरिंग वायर ले ली, इस पॉइंट P पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, और क्या क्या गिवन है, ये डिस्टेंस गिवन है A, यहाँ से यहाँ तक एंगल गिवन है थीटा, वो सॉरी 30, और इस टाइप से ये भी एंगल 30 गिवन है। अब मुझे बताओ कि इस करंट कैरिंग वायर से इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी,
मेरे सॉल्व करने से पहले एक बार खुद सॉल्व कर लो, फिर तो मैं बता ही रही हूँ। देखो पोज करके सॉल्व कर लो, वरना फिर सुनते जाओ। पहले थोड़ा सा ट्राई करो, उसके बाद सॉल्यूशन देखना। मैंने क्या बोला था, एक करंट कैरिंग वायर लेनी है, वो एक्स वाई या कुछ भी मान लो। हमें किस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी, इस पॉइंट पी पर। सबसे पहला काम क्या होगा, परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। इस पर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। ये एंगल मुझे कितना गिवन है, ये गिवन है मेरे पास यहां से यहां तक का डिस्टेंस ए, तो ये क्या हो जाएगा, ये अगर ए है, ये 30 डिग्री एंगल बना रहा है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये ए cos 30 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई, यानी कि डी मेरे पास क्या हो गया, ए cos 30। फिर उसके बाद डी मिलने के बाद हम क्या करेंगे, जो करंट कैरिंग वायर होगी उसका स्टार्टिंग वाला पॉइंट θ1 एंगल बनाएगा, यानी कि यहां से यहां तक का जो पूरा एंगल होगा, ये पूरा एंगल, ये कितना होगा θ1, यानी कि ये पूरा एंगल कितना हो गया θ1, यानी कि θ1 की वैल्यू कितनी हो गई, θ1 की वैल्यू कितनी हो गई 60 डिग्री, ये 30 ये 30, θ1 कितना हो गया 60, ठीक है। फिर उसके बाद इस पॉइंट से यहां तक, फाइनल पॉइंट से फिर उसी पॉइंट पी तक, ठीक है, θ2 की वैल्यू क्या हो गई ये वाली, तो ये कितनी वैल्यू है 30 डिग्री, तो θ2 क्या हो जाएगा 30 डिग्री, डी क्या हो जाएगा a cos 30। ठीक हो गया, समझ में आ गया, इतना एंगल समझ में आ गई। सबसे पहला काम, जब भी हम वायर से करंट कैरिंग वायर से मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, तो सबसे पहला काम क्या होगा, परपेंडिकुलर ड्रॉप करना, फिर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट से मैग्नेटिक फील्ड के जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी उस पॉइंट पर एंगल ड्रॉप करना, एंगल निकालना। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, शायद किसी ने देख लिया हो, मतलब पता लग गया हो क्या गलती है। θ1 60 ठीक है, लेकिन θ2 30 नहीं होगा, θ2 क्या होगा -30। क्यों -30 लिया, क्योंकि इस फॉर्मूले में हमने θ2 कहाँ से लिया था, नेगेटिव एक्स एक्सिस से, इसमें तो नेगेटिव एक्स एक्सिस नहीं है ना, तो इसलिए θ2 नेगेटिव लेंगे। ध्यान रखना θ2 नेगेटिव, अलग अलग एक्सिस से लिया हुआ है, अगर सेम से ले रहे हो तो नेगेटिव, अगर सेम एक्सिस से ले रहे हो तो नेगेटिव, लेकिन अगर जैसे इससे पिछले वाला क्वेश्चन किया था हमने ये वाला, उसमें मैंने θ1 और θ2 दोनों को पॉजिटिव लिया था, क्योंकि एक नेगेटिव एक्सिस से ऑलरेडी था और एक पॉजिटिव से था, इसमें दोनों सेम एक्सिस से, इसलिए मैंने नेगेटिव ले लिया। क्लियर हो गया। तो ये वाला क्वेश्चन, ये वाला जो डेरिवेशन था और ये एक दो क्वेश्चन थे उस डेरिवेशन से रिलेटेड, जिसमें हमको ये पता होना चाहिए कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस θ1 और θ2 कैसे निकालना है। अब इसके कुछ स्पेशल केस आते हैं। अभी मैंने करंट कैरिंग वायर ले ली थी जिससे मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना था। अब उस करंट कैरिंग वायर को मैंने इनफाइनाइट लेंथ ले ली, ठीक है। फिर से वही मुझे पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। D क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बिटवीन द वायर एंड एट दैट पॉइंट, जिस पॉइंट पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो ये इनफाइनाइट वायर है। θ1 और θ2 कैसे निकालेंगे, θ1 क्या होगा, इस वायर के एंड पॉइंट से यहां तक का एंगल। अब ये वायर इनफाइनाइट तक जा रही है ना, तो यहां से वहां से यहां तक का एंगल कितना हो जाएगा इनफाइनाइट, ये भी आगे की तरफ जाता जाएगा, तो ये θ1 कितना हो जाएगा 90 डिग्री। समझ रहे हो, ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, ये पॉइंट क्या है, वायर का जो इनिशियल पॉइंट है वो इनफाइनाइट तक जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड कहां पर निकालना है, यहाँ पर। तो कब कहां पर मिलेंगी, दो प्लेन वायर्स, दो प्लेन लाइंस जो होती है वो कहां पर मिलती हैं, इन्फिनिटी पर मिलेंगी। इन्फिनिटी पर जा रही है तो θ1 क्या हो जाएगा 90 डिग्री। सेम यहाँ पर भी इन्फिनिटी तक जा रही है तो θ2 भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ से मुझे यहाँ तक का एंगल बनाना है, इन्फिनिटी तक जा रही है। समझ में आया इतना, θ1 और θ2 दोनों 90 डिग्री हो जाएंगे। किस केस में, जब वायर क्या होगी इनफाइनाइट, इनफाइनाइट वायर के लिए θ1 और θ2 90, θ1 और θ2 की जगह 90 पुट करें तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ जाएगी, μ0I अपॉन में 2πd। इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, मैग्नेटिक फील्ड μ0I अपॉन 2πd। बोलो भाई इतना क्लियर हुआ, ठीक है। नॉर्मल वायर दे रखी हो, इनफाइनाइट वायर दे रखी हो, तो मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू μ0I अपॉन 2πd, सॉरी μ0I अपॉन में 4πd sin θ1 प्लस sin θ2। लेकिन वायर अगर इनफाइनाइटली लॉन्ग दे रखी हो दोनों तरफ से तो B इज इक्वल टू μ0I अपॉन में 2πd। अगर अभी मैं कर दूं थोड़ा सा और चेंज
कि सेमी इनफाइनाइट वायर लेगी। सेमी इनफाइनाइट वायर यानी कि एक साइड से तो इन्फिनिटी पर जा रही है और दूसरे पर यहीं पर ही रुक रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड इन्फिनिटी पर जा रही है, तो थीटा 1 तो 90 डिग्री हो गया, और थीटा 2 क्या हो गया, इस पॉइंट पर अगर मुझे ये पॉइंट पी हो जाएगा, है ना। थीटा 2 क्या है, थीटा यहां से लेकर यहां तक का एंगल कितना है, 0, तो थीटा 2 क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई डी। अगर फाइनाइट वायर दे रखी हो तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, वेयर D इज द perpendicular distance between the wire and at that point where we have to calculate the magnetic field. थीटा 1 is the angle between that point, और किस पॉइंट से, जिस पॉइंट पर हमको मैग्नेटिक थीटा 1 is the angle between the point at which we have to calculate the magnetic field and at the initial point of the wire, and theta 2 is the angle between the at the point at which we have to calculate the magnetic field and at the end point of the wire. थीटा 1 एंगल होगा कौन सी, कहां से कहां तक का, पॉइंट P से लेकर वहां तक का जहां पर फाइनाइट वायर है, और थीटा 2 वाइस वर्सा नीचे की तरफ से होगा। और फिर मुझे अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है फाइनाइट वायर की, ये तो हो गया फाइनाइट वायर का, अगर इनफाइनाइट वायर की मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है यानी कि वो क्या होगी, थीटा 1 थीटा 2 90 पुट कर देंगे, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। फिर अगर सेमी इनफाइनाइट वायर की मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो वो क्या होगी, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, जहां पर थीटा 1 90 और थीटा 2 0 डिग्री। इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस भी कर लेंगे, उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक और कर लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर लूप, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है एक सर्कुलर लूप की वजह से, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर लूप। ठीक है, क्या किया, एक सर्कुलर लूप ले लिया, ठीक है, उसमें मैंने किसी भी डायरेक्शन, सपोज ये वाली डायरेक्शन ले ली करंट की, समझ में आ गया इतना, करंट की डायरेक्शन क्या ले ली, और मुझे पॉइंट P पर, इस पॉइंट P पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, समझ आ गया इतना। क्या लिया, एक सर्कुलर लूप ले लिया कैरिंग करंट I, एंड वी हैव टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप, सेंटर पे बात कर रहे हैं अभी। सबसे पहले क्या करेंगे, मुझे इसके लिए भी सबसे पहले मुझे क्या पता होना चाहिए, फॉर्मूला ऑफ बायोट-सावर्ट्स लॉ, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये पता होना चाहिए मुझे, इसके अकॉर्डिंग मैं सोचती जाऊंगी मुझे क्या क्या करना है। अब करंट की डायरेक्शन में एक सबसे पहला काम, करंट की डायरेक्शन में क्या करेंगे, एक स्मॉल करंट एलिमेंट ले लेंगे, करंट की डायरेक्शन में एक स्मॉल करंट एलिमेंट ले लिया डीएल। इस पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो जिस पॉइंट से निकालनी है वहां पर हमने एक आर वेक्टर ड्रॉप कर दिया, है ना। आर वेक्टर इज इन द डायरेक्शन एट विच वी हैव टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड। सेम सी चीजें, अगर एक चीज समझ में आ गई ना, सब चीजें उससे इंटर रिलेटेड है। इंटर रिलेटेड भी क्या बोलूं, सब चीजें सेम टू सेम वैसे ही चल रही है, वही प्रोसेस है जो कि हर चीज को निकालने में यूज हो रहा है ना। अगर एक चीज भी समझ में आ गई ढंग से तो पूरा मैग्नेटिक इफेक्ट क्लियर हो जाएगा। तो क्या करा, सबसे पहले करंट कैरिंग एक लूप ले लिया, करंट कैरिंग लूप की डायरेक्शन में करंट कैरिंग एलिमेंट ले लिया विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड नेम्ड इट एज डीएल। अब डीएल और आर देखो, ये डीएल है ये आर है, कितने डिग्री का एंगल बना रहे हैं, ये डीएल ये आर 90 डिग्री, यानी कि साइन थीटा तो हमारे यहाँ से हट गया, साइन 90 थीटा 90 साइन 91, तो म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। अब देखते हैं हम आगे क्या कर सकते हैं, चलो पहले इतना ही लिख देते हैं। थीटा इज द एंगल बिटवीन डीएल एंड आर, लिख लेते हैं, चलो थीटा इज द एंगल बिटवीन डीएल वेक्टर एंड आर वेक्टर which is 90 degree. So sin theta is sin 90 which is equal to 1. Therefore dB is equal to mu naught upon में 4 pi I dl upon r square. ठीक है, अब क्या करना, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई कांस्टेंट है, एक करंट कैरिंग लूप में आई कांस्टेंट है, रेडियस ऑफ लूप कांस्टेंट है, तो यानी कि डीएल के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर सकती हूँ मैं, तो dB इंटीग्रेशन म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई
आई कांस्टेंट बाहर, आर स्क्वायर बाहर और डीएल का इंटीग्रेशन। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेगा? सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2πr, तो यानी कि 0 से 2πr तक। ठीक है, तो ये एक बार इरेज कर दूं, स्क्रीनशॉट ले लिया हो या फिर नोट कर लिया हो तो ये v इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में 4πr स्क्वायर 0 से 2πr इंटू dl। अब इसको मैं इरेज कर रही हूँ, तो dv कितना आ जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड v इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में 4πr स्क्वायर इंटू 2πr। v इज इक्वल टू पाई से पाई कैंसिल, r से r कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो v इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r। और डायरेक्शन हमने पहले ही देख ली थी। अच्छा, डायरेक्शन नहीं देखी इसमें। अच्छा, इसमें डायरेक्शन निकालने का थोड़ा सा अलग तरीका है। मैग्नीट्यूड तो समझ में आ गया, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r। कर लो इसको लर्न। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर करंट कैरिंग लूप इज b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r। b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप। अब डायरेक्शन देखते हैं। इसके लिए भी हम राइट हैंड यूज करेंगे। अभी तक हम लोग स्ट्रेट वायर की बात कर रहे थे, जिसमें हमने पाम रूल की हेल्प से करंट इज इन द डायरेक्शन, थंब इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड ओपन द palm, द डायरेक्शन ऑफ palm विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब हम बात करेंगे सर्कुलर के केस में। सर्कुलर के केस में पाम रूल नहीं लगाएंगे, हम क्या लगाएंगे? करंट की डायरेक्शन में अपने फिंगर्स को कर्ल करेंगे और थंब की डायरेक्शन हमको मैग्नेटिक फील्ड देगी, उससे अपोजिट है। कर्ल योर फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, curl the fingers of your right hand in the direction of current and thumb will gives you the direction of magnetic field। ये करंट देखो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज जैसे वायर वॉच चलती है तो वैसे कर लो। करंट की डायरेक्शन में या वॉच के डायरेक्शन में हमने कर्ल किया अपने फिंगर्स एंड थंब विल गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कर्ल द फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट देन थंब विल गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ आ जाएगी? अंदर की तरफ। अगर यहाँ पर करंट की डायरेक्शन अपोजिट होती, ये डायरेक्शन होती करंट की, फिर से कैसे करते? कर्ल द फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट की डायरेक्शन में ही कर्ल किया फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड, कर्ल किया तो आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड की थंब की डायरेक्शन क्या देगी? मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ से यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ थंब विल गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर हो गया ना? ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर लूप। इसी के साथ साथ और थोड़ा सा चेंज आता है और बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं। सर्कुलर करंट कैरिंग लूप्स में कितना मैग्नेटिक फील्ड? v इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r। हाँ, अब मैग्नेटिक फील्ड में निकाल लो किसी भी एक आर्क के लिए। एक ये आर्क ले लिया, इधर थीटा एंगल बना रहा है, इस पॉइंट P पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है इस आर्क की वजह से। जैसे मैंने सर्कुलर के केस में किया था, डिट्टो वैसा का वैसे ही होगा। करंट की डायरेक्शन में एक स्मॉल एलिमेंट क्या ले लिया मैंने? dl से यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया r वेक्टर, dl और r के बीच में एंगल 90 डिग्री, तो db का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? म्यू नॉट अपॉन में 4π i dl अपॉन में r स्क्वायर, है ना। फिर से इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट जब मैं करूंगी यहाँ पर, तो म्यू नॉट अपॉन में 4π r स्क्वायर कॉन्स्टेंट, इंटीग्रेशन किसका होगा? dl का। उसमें हमने dl क्या लिया था? 0 से 2πr। इसमें हम क्या लेंगे? सोचो क्या लेंगे? अगर r इसका रेडियस है, थीटा एंगल है, तो l क्या हो जाएगा? एंगल इज इक्वल टू r का अपॉन रेडियस, तो r इज इक्वल टू एंगल इंटू रेडियस, यानी कि 0 से r थीटा, r इंटू थीटा, एंगल इंटू रेडियस। समझ आ गया इतना? फिर b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में 4π r स्क्वायर इंटू r थीटा इम्प्लाइज म्यू नॉट आई अपॉन में 4π r थीटा। ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया किसी भी सर्कुलर आर्क की वजह से, म्यू नॉट आई अपॉन में 4π r इंटू थीटा। अब थीटा अगर सर्कल हो तो थीटा 2πr, सेमी सर्कल हो तो थीटा πr, क्वाड्रेंट हो तो थीटा 2πr/4 यानी कि πr/2। हम चेंज करते जाएंगे अकॉर्डिंगली, जो भी एंगल दिया होगा या जो भी हमारे पास शेप दी होगी। तो ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया किसी भी सर्कुलर आर्क के लिए। हमने अभी तक क्या देखा? सबसे पहले बायट-सावर्ट्स लॉ, जिसका फॉर्मूला क्या था? dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4π i dl साइन थीटा अपॉन में r स्क्वायर। फिर हमने क्या देखा? मैग्नेटिक फील्ड एक करंट कैरिंग वायर के लिए जो कितना आया था? म्यू नॉट आई अपॉन में 4π d साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। फिर उसी फाइनाइट वायर के स्पेशल केस देख लिए,
कि अगर इनफाइनाइट वायर होगी तो θ1 θ2 90, जिसकी वजह से B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2πd, है ना। मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगी इनफाइनाइट वायर के लिए, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2πd। और फिर अगर सेमी फाइनाइट वायर है, यानी कि एक साइड से तो इन्फिनिटी तक जा रही है और एक साइड से फाइनाइट है, तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4πd, जहां पर θ1 90 लिया था और θ2 0 लिया था। फिर हमने सर्कुलर आर्क के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकाली, जो क्या थी B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r। फिर हमने एक हमने एक आर्क के लिए निकाली, इससे पहले हमने सर्कल के लिए निकाली है ना। फिर हमने एक आर्क के लिए निकाली B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में 4πr इंटू थीटा। तो आज के लिए इतना रखते हैं। कुछ समझ ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और कुछ प्रॉब्लम हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।